आंतरिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, दुनिया ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपायों के लिए भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी मारे गए। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से 30 सितंबर तक छवि आधारित चेक समाशोधन प्रणाली लागू करने को कहा। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। गुजरात क्रिकेट संघ ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत और इंग्लैंड के बीच शेष मैचों में दर्शकों को स्टेडियम में जाने पर रोक लगाने का फैसला किया। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य पर चर्चा के अलावा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक के जरिए भविष्य में भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग के विस्तार का खाका तैयार किया जा सकेगा। डिजिटल माध्यम से होने वाली इस वार्ता के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय समझौतों को विस्तार देने के भावी मसौदे की रणनीति तैयार करेंगे। श्री मोदी और सुश्री मरीन द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यह सम्मेलन भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग संबंधी विविध मुद्दों और इसके भावी विस्तार का रूपरेखा तैयार करेगा। भारत और फिनलैंड के बीच लोकतंत्र के साझा मूल्यों, स्वतंत्र और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, शिक्षा, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही शोध और विकास के क्षेत्र में बहुत नजदीकी सहयोग है। भारत और फिनलैंड के बीच सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्वांटम कंप्यूटर के संयुक्त विकास के लिए पहले से सहयोग जारी है। भारत में फिनलैंड की करीबन 100 कंपनियां टेलीकॉम, मशीनरी, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। फिनलैंड में लगभग 30 भारतीय कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटो कंपोनेंट, हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी होगी। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 23 मार्च है। उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को की जाएगी और 26 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें दक्षिण 24 परगना की 11 सीटें, हुगली की 10 सीटें, हावड़ा और कूच बिहार की 9 सीटें तथा अलीपुरद्वार की 5 सीटें शामिल हैं। राज्य में पहले 2 चरण के चुनावों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक राज्य में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की जनसभा है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कल देर रात शाम को कोलकाता पहुंचे। उन्होंने रात में जेपी नड्डा की मौजूदगी में राज्य के भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक भी मतदान के चरणों के हिसाब से अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। पुरुलिया में आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की 3 जनसभाएं हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 27 मार्च को 30 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 30 और सीटों पर मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी के कारण अधिकतम 1000 मतदाताओं को ही मतदान केंद्र में जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। इससे पहले 1500 मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति थी। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों की संख्या में भी बड़ा बदलाव किया गया है। कोविड मरीज, घर पर क्वारंटीन लोग, दिव्यांगजन
और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को डाक से मत देने का विकल्प दिया गया है। आयोग ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सभी विधानसभा सीटों पर मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ाने का फैसला भी किया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कल 27 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एनआर कांग्रेस के अध्यक्ष एन रंगास्वामी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने थत्तन चावड़ी निर्वाचन क्षेत्र से अपना पर्चा भरा है। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कार्यालय में पर्चा भरने के बाद श्री रंगास्वामी ने संवाददाताओं को बताया कि वे थत्तन चावड़ी और यानम निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। वे यानम के लिए 17 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। डीएमके के पूर्व विधायक शिवानी विलियानूर से और डीएमके नॉर्थ के संयोजक एसपी शिव कुमार ने राजभवन निर्वाचन क्षेत्र से अपने पर्चे भरे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक जयामूर्ति ने अरियान कुप्पन और आर अनंतरामन ने मनवेली निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन भरे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक जॉन कुमार ने भी कल पर्चे दाखिल किए। श्री कुमार और उनके पुत्र रिचर्ड हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। इस बीच कांग्रेस के नेतृत्व में सेक्युलर डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया है और थत्तन चावड़ी सीट सीपीआई को दे दी गई है। उझावर कराई सीट विद्युथालाई सिरुथाईगल काटची को आवंटित की गई है। पुडुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए 93 महिलाओं सहित 600 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी, डीएमके नेता एमके स्टालिन सहित राज्य के कई मंत्रियों तथा एमएनएम के नेता अभिनेता कमल हासन, एएमएम के नेता टीटीवी दिनकरन ने पर्चे भरे। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाडे ने आगामी विधानसभा चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की व्यापक भागीदारी पर गुजरात में कल 1,07,323 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। उनमें से अधिकांश 60 वर्ष से ऊपर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से ऊपर के लोग थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में अब तक 20,69,918 लोगों को टीके की पहली खुराक और 5,15,842 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 890 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 594 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 2,69,955 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इस वक्त राज्य में 4,717 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 56 मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सबसे अधिक 262 नए मामले सूरत में दर्ज हुए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस बीच एम्स राजकोट में एमबीबीएस की छात्रा विष्णुप्रिया ने भी कोविड का पहला टीका लगवाया और बताया कि ये टीका बेहद सुरक्षित है। Today, I took my Covishield vaccine first dose. I want to tell you my experience about the vaccine. It's very safe, it has no side effects, and you all should take the vaccine for the well-being of our country. ओडिशा में कल एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाने की उपलब्धि हासिल की गई। राज्य में कल 1,20,572 लोगों को कोरोना टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी देशों से आग्रह किया है कि वे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को लगातार चलाते रहें। यूरोप के ज्यादातर देशों ने अपने यहाँ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल को रोक दिया था। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे छोटे देशों ने टीका लगवाने के बाद लोगों में खून के थक्के जमने की कुछ खबरों के बीच ये कदम उठाए थे। WHO ने कहा कि टीकाकरण और खून में थक्के जमने के बीच किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत होटलों, रेस्तरां और थिएटरों में 50% लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। राज्य में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जुर्माने लगाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार के ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 50 लोगों को ही शादी के समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं अब केवल 20 लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। इन दिशा निर्देशों में ये भी स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को 50% की क्षमता पर काम करना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के प्रबंधन या ट्रस्ट को आने वाले व्यक्ति की संख्या को सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर में आने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने एक बार फिर इन प्रतिष्ठानों को हर आने वाले व्यक्ति के तापमान को मापने के लिए निर्देशित किया है और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि वे बीमार व्यक्ति को इन स्थलों पर प्रवेश न दे। सार्वजनिक रूप से विभिन्न सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त हैंड सैनिटाइजर रखने का भी निर्देश दिया गया है। हर समय सभी व्यक्ति के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क पहनने आदि नियमों का सख्ती से पालन हो, इस पर निगरानी के लिए इन प्रतिष्ठानों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ये दिशा निर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मैरिन के साथ शिखर बैठक करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य और आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान में 3 करोड़ 17 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। केंद्र ने हरिद्वार कुंभ मेले में चिकित्सा देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय दल तैनात किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, किसी भी संसद को अन्य संसदों के पारित कानूनों और अन्य संप्रभु देशों के आंतरिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, दुनिया ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपायों के लिए भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी मारे गए। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से 30 सितंबर तक छवि आधारित चेक समाशोधन प्रणाली लागू करने को कहा। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। गुजरात क्रिकेट संघ का कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शेष मैचों में दर्शकों को स्टेडियम में जाने पर रोक लगाने का फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि किसी भी संसद को अन्य संसदों के पारित कानूनों और अन्य संप्रभु देशों के आंतरिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। श्री बिरला ने अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको से कल शाम नई दिल्ली में संसद भवन में मुलाकात के दौरान ही ये बात कही। श्री पचेको भारतीय संसद के निमंत्रण पर 1 सप्ताह की भारत यात्रा पर हैं। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष आज सुबह एक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगे और भारतीय सांसदों को संबोधित करेंगे। अंतर संसदीय संघ के साथ भारत के मजबूत और ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि भारत के पास हजारों वर्ष की समृद्ध लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने देश को समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया है। लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होनी निर्धारित है। रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालयों की वर्ष 2021-22 की अनुदान मांगों पर भी आज चर्चा होगी और मतदान कराया जाएगा। राज्यसभा में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 और राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020 पर चर्चा की जाएगी। रेल, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों के कार्यक्रम पर भी आज राज्यसभा में चर्चा होगी। कल भी इतनी बार बंद हुआ तो यार चार्ज पर नहीं लगा सकता। सबसे नीचे दो सबसे नीचे 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि निजी उपक्रम
Prime Minister declared 175 gigawatt target to be achieved by 2022, and we are on course to achieve that. And you will be happy that Prime Minister has further scaled it up to 450 gigawatts. इस साल चमोली जिले में हुए हिमस्खलन पर एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए श्री जावड़ेकर ने सदन को बताया कि सरकार ने हाल के वर्षों में ऊपरी गंगा क्षेत्र में किसी भी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा देश में किसी भी जल परियोजना को जल शक्ति, पर्यावरण और बिजली मंत्रालय के संयुक्त विचार विमर्श के बाद ही मंजूरी दी जाती है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि चमोली जिले की आपदा के लिए केवल जलवायु परिवर्तन को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पर्यावरण मंत्री Thanks for watching. Like and comments and subscribe.